नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पटवारी परीक्षा के भाग 2 जिसमें सामान्य ज्ञान, अभिरुचि और कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। इनमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, और एक प्रश्न के साथ बहुत सारे अतिरिक्त तथ्यों को भी इसमें क्लियर किया गया है जो आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है वह कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो चर्चा कर लेते हैं। जो भारतीय संविधान के निर्माण के समय हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद बहुत सारे उनके हिस्सों को भारतीय संविधान में शामिल किया है। तो कौन कौन सी चीज़ों को किस किस देश से लिया गया है तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकारों का चार्टर, से ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये सही हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियों से संबंधित तथ्यों को लिया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आयरिश संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी आयरिश संविधान से लिया गया है। उसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति इत्यादि भी आयरिश संविधान से लिया गया है। कानून के शासन का विचार भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता इत्यादि हमने ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। ये कनाडा के संविधान से नहीं लिया है। किसके सिद्धांत से लिया है? हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। और कनाडा के संविधान की बात करें तो कनाडा के संविधान से हमने अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, संघात्मक व्यवस्था इत्यादि हमने कनाडा के संविधान से लिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाया है, इसमें पूछा है कि सम्मिलित नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना कर रही है तो देश का केंद्रीय बैंक क्या करेगा? यदि अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति मतलब महंगाई का सामना कर रही है तो देश का केंद्रीय बैंक क्या करेगा? तो सबसे पहले हम मुद्रास्फीति को समझ लेते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता बढ़ जाती है, अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मुद्रा की तरलता बढ़ जाती है, तो मुद्रा की जो क्रय क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। परिणाम स्वरूप उसके होता क्या है, वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। उस समय क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करने के लिए जो हमारा केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक है, ये क्या करता है, बैंक रेट और रेपो रेट में वृद्धि करता है, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रित होने लगती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, दरों को बढ़ाकर मुद्रा की लागत बढ़ाएगा। रिजर्व बैंक क्या करेगा, जो है बैंक रेट और रेपो रेट में वृद्धि करेगा और जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रण में आएगी। नेक्स्ट देखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत का जो पहला राज्य है वो मणिपुर राज्य है। मणिपुर राज्य ने 1984 में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे जिसमें सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग किया गया था। और वर्तमान में यदि देखें तो सार्वभौमिक मताधिकार की जो आयु रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 18 वर्ष। सार्वभौमिक मताधिकार की आयु कितनी रखी गई है, 18 वर्ष। और सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है कि हर वयस्क महिला या पुरुष को बिना भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्रदान करना। तो इस तरह से इस प्रश्न के आधार पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, मणिपुर। 1984 में विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में नस्ल, लिंग, जाति, जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 15(1) है उसमें उसके तहत राज्य में किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 का। और यदि हम ये बात करें तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये मौलिक अधिकार में आती हैं। मौलिक अधिकारों को किस में शामिल किया गया है, संविधान के मौलिक अधिकारों को भी देख लेते हैं। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से
35 के बीच में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। इसमें भारतीय नागरिकों को जो है वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, वैधानिक उपचारों का अधिकार इत्यादि, ये 6 अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक है एक व्रत है जिसमें 24 स्तूप अंकित है और इसमें मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और गेहूं और धान की बालियां भी इसमें अंकित है और इसके केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की आकृति में राजवृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। राजवृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा एक वृक्ष में बरगद का पेड़। राजकीय प्रतीक क्या है? एक वृत्त में एक गोले में बरगद का प्रतीक। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में मध्य प्रदेश वन जीव बोर्ड द्वारा किसको टाइगर रिजर्व के रूप में स्वीकृति दी है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अक्टूबर 2022 में, कब? अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश वन जीव बोर्ड ने एक नए दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व को बनाने की मंजूरी दी है। और ये किस क्षेत्र में आता है? तो ये सागर, दमोह और नरसिंहपुर वाले क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश वन जीव बोर्ड द्वारा टाइगर रिजर्व की स्वीकृति दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव है। भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव कौन सा है? तो जो भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव है यह है जबलपुर के पास करौंदी। कौन सा है? जबलपुर के पास करौंदी। ये केचुआ पहाड़ियों की ढलान पर स्थित केंद्र बिंदु है और इसकी खोज राम मनोहर लोहिया की पहल पर 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में। और ये विभाजन से पूर्व ये महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में आता था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर के पास करौंदी। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा विकल्प पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं संतरा सिट्रिक अम्ल बिल्कुल सुमेलित है। संतरा जो होता है वो सिट्रिक अम्ल में आता है, सिट्रिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है और इसमें किन चीज़ों में पाया जाता है? तो नींबू, संतरे और जो खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट हो जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये भी राइट हो जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी राइट है। नींबू में लैक्टिक अम्ल, ये गलत हो जाता है। यहाँ पे पूछा सुमेलित नहीं है तो नींबू में लैक्टिक अम्ल गलत हो जाता है क्योंकि नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो दुग्ध उत्पादों में, जो दूध से बने हुए उत्पाद होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे दूध है, दही है, छाछ इत्यादि में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है तो वो नींबू है। और नींबू किस में पाया जाता है? नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातुओं के द्वारा नहीं दिखाई जाती है? धातुओं में कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो सबसे पहले हम धातुओं को समझ लेते हैं कि धातु क्या होते हैं। तो वे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। कौन से तत्व? जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं और परमाणुओं के साथ मिलकर धात्विक बंध बनाते हैं, तो वो धातु कहलाते हैं। इनमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। इनके तार निर्मित किए जा सकते, तार बनाए जा सकते हैं। इनमें ऊष्मा का प्रवाह होता है। नीरस जो होता है ये धातु का गुण नहीं है, धातु की विशेषता नहीं है, क्योंकि ये नीरस नहीं होते हैं, बल्कि धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। और ज़्यादातर धातुएं जो होती हैं प्रतिदीप्त भी होती हैं। और इनमें कोई आकृति निर्मित की जा सकती है, बिल्कुल धातुओं में कोई भी आकृति निर्मित की जा सकती है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि नहीं है, नहीं दिखाई देती, तो नीरस, धातुओं में नीरस गुण नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक परिचालित हवाई अड्डे का स्वामित्व और रखरखाव किया गया है? तो कौन से हवाई अड्डे का? तो इसमें जो खजुराहो हवाई अड्डा है उसका जो परिचालन और स्वामित्व रखरखाव जो है भारतीय विमानपत्तन AAI द्वारा किया गया है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हैं, इंदौर और भोपाल। तो ये भी याद रखिएगा, इंदौर और भोपाल। यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है खजुराहो। नेक्स्ट देखते हैं
मध्य प्रदेश के दो सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश के दो सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज हैं वो कौन से हैं? लौह अयस्क और कोयला। लौह अयस्क और कोयला। और खनिज संसाधनों की दृष्टि से देखें तो भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, सरदारपुर अभ्यारण्य प्रतिबंधित किया जाता है। सरदारपुर अभ्यारण्य में किसको प्रतिबंधित किया जाता है? किसके सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित किया जाता है? तो ये किया जाता है खरमोर पक्षी के लिए। खरमोर पक्षी को वहाँ पे संरक्षण दिया जाता है और इसके कारण वहाँ पे लोगों को प्रतिबंधित किया जाता है। और यदि हम सरदार अभ्यारण्य की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1983 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी स्थापना इसकी? 1983 में। और ये कहाँ पे स्थित है? ये धार जिले में स्थित है। यहाँ पे दूधराज, सुल्ताना बुलबुल और को संरक्षण प्रदान किया जाता है। और खरमोर पक्षी की बात करें तो एक बड़े आकार का ये लंबी टांगों वाला पक्षी होता है जिसे चीनी मोर और केर मोर भी कहा जाता है। ये लगभग जुलाई से अक्टूबर के समय ये लोग यहाँ पे आते हैं सरदारपुर अभ्यारण्य में। नेक्स्ट देखते हैं, जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जिन्ना इन सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री पुस्तक लिखी थी। तो ये किसने लिखी थी? इख्तियास अहमद ने लिखी थी। किसने लिखी थी? इश्तियाक अहमद ने लिखी थी। और इस पुस्तक में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के भारतीय राष्ट्रवाद से लेकर मुस्लिम कौम के परोकार और पाकिस्तान के गठन तक के सफ़र को इसमें लिखा है। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? इश्तियाक अहमद। देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दे दी है? तो इसमें से कौन सा संस्थान है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में, करंट अफेयर का क्वेश्चन है में आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन है, इसको CDRI भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? CDRI को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन। नेक्स्ट देखते हैं, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो कालिदास की कौन सी रचना है? मेघदूतम। कालिदास की मेघदूतम है जिसमें अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इसमें प्रकृति के सौंदर्य को मानवीकृत करते हुए अत्यंत सुंदर ढंग से इसमें कालिदास जी ने वर्णन किया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतम। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग कौन है? वर्तमान में भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं वो कौन है? श्री जगदीश मुर्मू हैं। कौन है? श्री जगदीश मुर्मू हैं। और यदि हम कैग की बात करें तो इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है? 148 से 151 के बीच में इसका वर्णन मिलता है। कहाँ पे? 148 से 151 के बीच में इसका वर्णन मिलता है। और कैग को विभिन्न स्रोतों से जो प्राप्त धनराशि होती है उसका ऑडिट करने का अधिकार होता है, संरक्षक भी माना जाता है। इस तरह से जो राइट आंसर हो जाएगा श्री जगदीश मुर्मू। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय का प्रधान आसन है। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की जो प्रधान उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? वो जबलपुर में है। जो प्रधान उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में। और इसकी दो खंडपीठ भी हैं, इंदौर और ग्वालियर। ये भी याद रखिएगा, इसकी दो खंडपीठ है और भोपाल में भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखते हैं, विधानसभा में GST कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो विधानसभा में GST कानून जो पारित करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा है? आसाम है। कौन सा है? वो आसाम। GST जिसे वस्तु और सेवा कर भी बोला जाता है। और इसको भारत में 1 जुलाई 2017, ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया था। और ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। और इसे संवैधानिक संशोधन में GST को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम? 101वें संविधान संशोधन। इसमें 4 प्रकार के स्लैब बनाए गए हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। इस तरह से 4 प्रकार से टैक्स कलेक्शन का स्लैब बनाया गया है। और इसमें एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा पर यह आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था। भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949, इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था, स्वीकृत किया गया था।
और हालांकि इसे लागू कब किया गया है? 26 जनवरी, ये भी 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। फर्स्ट गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत के संविधान के जनक किन्हें बोला जाता है? तो भारत के संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है, तो ये भी याद रखेगा। और जो नवनिर्मित संविधान था जिसे अंगीकृत किया गया था, उस समय इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें यदि समय काल की बात करें तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, तो ये भी याद रखिएगा। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट देखते हैं, एनबीएफसी का तात्पर्य क्या है? एनबीएफसी का क्या तात्पर्य है? तो एनबीएफसी का जो तात्पर्य है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो 1956 के तहत पंजीकृत है, जब बैंक की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को 1948 से इसकी शुरुआत हुई थी। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की बात करें तो आंध्र प्रदेश में इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया था। 2022 में आंध्र प्रदेश में इसे किस रूप में मनाया गया था? आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड का गठन हुआ था। कब हुआ था? मध्य प्रदेश का जो इको पर्यटन बोर्ड का गठन हुआ था वो 12 जुलाई 2005 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई 2005 को हुआ था। मध्य प्रदेश सोसाइटी एक्ट अधिनियम 1973 के अंतर्गत, ये भी याद रखिएगा। किसके अंतर्गत हुआ था? मध्य प्रदेश सोसाइटी एक्ट अधिनियम 1973 के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। इस तरह से सामान्य ज्ञान के हमने प्रश्न देखे। अब हम कंप्यूटर के प्रश्नों को देखते हैं। कंप्यूटर में जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस है? निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस है? तो यहाँ पे यदि हम देखें तो लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, आईपॉड, थंब ड्राइव। लैपटॉप पोर्टेबल डिवाइस है, आईपॉड पोर्टेबल डिवाइस है, थंब ड्राइव पोर्टेबल डिवाइस है। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है ये पोर्टेबल डिवाइस नहीं होता, ये टेबल पे इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है? डिबगिंग। क्या कहलाता है? डिबगिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिबगिंग हो जाएगा, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाते हैं। ट्रांसलेटिंग की बात करें तो ट्रांसलेटिंग क्या कहलाता है? ट्रांसलेटिंग कहलाता है एक भाषा के प्रोग्राम को दूसरी भाषा के प्रोग्राम में बदलना। ट्रांसलेटिंग क्या कहलाता है? एक भाषा के प्रोग्राम को दूसरी भाषा में बदलना। इंटरप्रेटिंग क्या कहलाता है? एक शब्द इंटरप्रेटिंग भी है, तो इसको भी देख लेते हैं। प्रोग्राम को एक एक लाइन पढ़ना तथा त्रुटि प्राप्त करना। प्रोग्राम को की एक एक लाइन पढ़ना और त्रुटि प्राप्त करना क्या कहलाता है? इंटरप्रेटिंग। और कंपाइलिंग क्या कहलाता है? कंपाइलिंग जो होता है ये उच्च भाषा के प्रोग्राम को निम्न भाषा में बदलना क्या कहलाता है? कंपाइलिंग कहलाता है। इन चारों शब्दांशों के इनके अर्थ भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में VRML का अर्थ क्या है? कंप्यूटर के क्षेत्र में VRML का अर्थ क्या है? तो VRML का अर्थ होता है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे मार्क पेस और टोनी पेरिस द्वारा विकसित किया गया था। इसके विकसित करता कौन है? मार्क पेस और टोनी पेरिस। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर को के नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर मॉनिटर को हम कंप्यूटर मॉनिटर को और हम किस नाम से जानते हैं? वीडियो के नाम से जानते हैं। यदि वीडियो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ये भी याद रखिएगा, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ब्लूटूथ किस तकनीकी पर कार्य करता है? तो जो ब्लूटूथ है ये शॉर्ट रेंज वायरलेस तकनीकी है जो रेडियो आवृत्ति पर कार्य करता है। किस आवृत्ति पर कार्य करता है? ये रेडियो आवृत्ति पर कार्य करता है और ये एक शॉर्ट रेंज वायरलेस तकनीकी है। तो ये भी याद रखिएगा, शॉर्ट रेंज वायरलेस तकनीकी।
नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण है। अवैध उत्पादन और वितरण क्या है इसमें? पायरेसी सॉफ्टवेयर जो है ये इसको गैर कानूनी रूप से कॉपी किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो होगा पायरेसी सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण है। नेक्स्ट देखते हैं, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट फंक्शन क्या है? एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट शॉर्टकट की से हम अगले शब्द पर कर्सर को ले जा सकते हैं। क्या करते हैं हम? यदि हम एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट की फंक्शन का उपयोग करते हैं तो जो कर्सर अगले शब्द में चला जाएगा, अर्थात जो माउस होता है वो पॉइंटर राइट साइड में मौजूद शब्द में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अगले शब्द में ले जाना। शॉर्टकट की से प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस राइट फंक्शन, शब्द के अगले शब्द में कर्सर चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए भी उपयोग करके हेडिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है। तो एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए फ्री पैन का उपयोग करके हेडिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है। किसका उपयोग करके? फ्री पैन का। फ्री पैन का उपयोग करके हम हेडिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है। और एक्सेल में ज़्यादा डाटा होने पर रो और कॉलम व्यवस्थित करते हुए हेडिंग विजुअल रखता है। तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्री पैन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है? तो यदि हम सीपीयू की बात करें तो ये इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। सीपीयू में कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, और एक होता है मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे पूछा गया है कंप्यूटर में सीपीयू का भाग है, तो ये एएलयू जो है ये कंप्यूटर का भाग है। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट भी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रायः प्रयोग होता है। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रायः क्या प्रयोग होता है? तो ये ट्रांजिस्टर। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर प्रयोग होता है जो सेमीकंडक्टर का बना होता है। किसका बना होता है? सेमीकंडक्टर का। और द्वितीय पीढ़ी के कार्यकाल की बात करें तो ये 1956 से लेकर 63 के बीच में माना जाता है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? कंप्यूटर चलाने के लिए जो उपयोग किया जाने वाला डाटा और सूचना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखिए पेरिफेरल, सीपीयू, हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी से संबंधित है? पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी से संबंधित है? तो जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी से संबंधित है। यदि हम इनकी बात करें तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो जो पर्सनल कंप्यूटर आता है किसमें? माइक्रो कंप्यूटर में आता है, जिसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉम टॉम, वर्क स्टेशन इत्यादि होते हैं। और ये कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा प्रयोग हुई थी? तो ये हुई थी कोबोल। तृतीय पीढ़ी 1964 से लेकर 71 के बीच में इसका कार्यकाल रहा है। और इसमें जो भाषा, जो उच्च स्तरीय भाषा थी वो फोर्ट्रॉन, कोबोल, एल्गोल इत्यादि भाषाएं थी। और इसमें तृतीय श्रेणी में ही इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी चिप थी, एकीकृत पद, इसका प्रयोग किया गया था। और ये किसकी बनी हुई थी? सिलिकॉन की बनी हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा कोबोल। नेक्स्ट देखते हैं, वह डाटा जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है। वह डाटा जिसे अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन डाटा। इंफॉर्मेशन डाटा होता है जिसे अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग करके? तो ये मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज जो होती है, इसका प्रयोग करके हम उस समय प्रोग्रामिंग की जाती थी।
और ये इसका कार्यकाल 1940 से 56 के बीच में रहा है। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ही वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, वैक्यूम ट्यूब का यूज किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े आकार के होते थे। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग किया जाता है। तो सूचना तैयार किसके द्वारा? तो जो फीडबैक होता है, फीडबैक, सूचना तैयार करने के लिए फीडबैक डाटा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फीडबैक डाटा का। यदि हमें सूचना तैयार करना है तो हम फीडबैक डाटा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो जो कंप्यूटर का जो आईसी चिप्स होता है उसके उत्पादन के लिए हमें सिलिकॉन की जरूरत होती है। किसकी? सिलिकॉन से बना होता है जो आईसी चिप होता है। एकीकृत परपथ को बोलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई थी? तो माइक्रो कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई थी वो चतुर्थ पीढ़ी से हुई थी। किस पीढ़ी से हुई थी माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत? चतुर्थ पीढ़ी से। और यदि हम चतुर्थ पीढ़ी की बात करें तो ये 1971 से शुरुआत हुआ था। इसमें माइक्रो बड़े पैमाने पर जो इंटीग्रेटेड सर्किट LSI का प्रयोग किया गया था। किसका? LSI का प्रयोग किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह का। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम मिनी कंप्यूटर था। प्रथम मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो प्रथम मिनी कंप्यूटर था जो पैड 8 जो प्रथम मिनी कंप्यूटर था, ये डिजिटल उपकरण निगम DEC द्वारा उत्पादित था। इसको भी याद रखिएगा, DEC, डिजिटल उपकरण निगम द्वारा। ये पहला सफल वाणिज्यिक मिनी कंप्यूटर था। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। तो विश्व में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? वर्ष 1976 में। वर्ष 1976 में विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? इसके जो जनक होते हैं, सुपर कंप्यूटर के जनक किसे बोला जाता है? सेमुर आर्के। नाम याद रखिएगा, सेमुर आर्के। और प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम भी रखा गया था उन्हीं के नाम पर, क्रे 1। ये 1976 में विकसित किया गया था, तो याद रखिएगा 1976। निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? तो ये एम्बेडेड कंप्यूटर जो होता है ये डिजिटल घड़ी में पाया जाता है। और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन से बनता है, जिसे किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, डिजिटल घड़ी हो गया। तो इस टाइप के को क्या कहते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है? पोर्टेबल कंप्यूटर किसे माना जा सकता है? तो यहाँ पे देखें तो वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, ये पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं। जो PDA होता है ये पोर्टेबल कंप्यूटर है, जिसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी बोला जाता है, निजी डिजिटल सहायक। क्या बोला जाता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, देनदार बही खाता में टैब दिखाई देगा। देनदार बही खाता में टैब दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, देनदार बही खाता में टैब दिखाई देगा तो उधार बिक्री किया जाए। उधार बिक्री एक प्रकार की बिक्री है जिसमें कंपनियां क्या करती हैं? अपने ग्राहकों की विश्वसनीयता के आधार पर सामान बेचती हैं। इसके अंतर्गत कंपनी ग्राहक द्वारा खरीदे गए सामान का भुगतान करने का समय देती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, उधार बिक्री किया जाए। देनदार बही खाता बही में टैब दिखाई देगा जब। नेक्स्ट देखते हैं, योजनाएं, कौन सी योजनाएं हैं जो सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की तैयारी की जाती है? तो ये युक्तिपूर्ण योजनाएं हैं। ये युक्तिपूर्ण जो योजनाएं हैं ये क्या करते हैं? सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयारी की जाती हैं। युक्तिपूर्ण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें प्रबंधक संगठन के एक या एक से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और युक्तिपूर्ण को भविष्य में वांछित स्थिति को प्राप्त करने के लिए कंपनियों और विभिन्न घटकों के लिए एक निर्धारित सामान्य दिशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, युक्तिपूर्ण योजनाएं। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है? दूसरों के साथ, कौन सी व्यवस्था है? प्रबंधन। दूसरों के साथ और उनके माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला क्या कहलाती है? प्रबंधन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रबंधन।
इस तरह से आज के हमने पेपर भाग 2 के पटवारी परीक्षा के भाग 2 के विषय में चर्चा किए हैं और इसके ऑन और प्रैक्टिस सेट भी हम आगे लाएंगे जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को कवर किया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।